नमस्कार दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 370 से आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय। फाइनेंशियल डिसीजन किसी फर्म के गाइड होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन सी है रिटेंशन रेशियो, ऑप्शन डी है फर्म्स वेल्थ। सही जवाब है ऑप्शन ए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है और ये किस तरीके से गाइड करता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है कहीं पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें रिस्क देखा जाता है कि कितना रिस्क है, और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कितना रिटर्न हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे एक ट्रेड ऑफ होता है, एक बैलेंस होता है रिस्क का रिटर्न का। जो बिजनेस ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, आमतौर पे उनमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, और ऐसे बिजनेस जिनमें कम रिस्क होता है वहां से रिटर्न की संभावना भी कम होती है। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है तो ऑप्टिमम रिस्क और रिटर्न का संयोग देखने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन। सर्वोत्तम कैपिटल स्ट्रक्चर, सर्वोत्तम पूंजी ढांचा डिटरमाइन करना, उसका डिसीजन लेना रिलेटेड है किससे? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्शन सी डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन डी लिक्विडिटी डिसीजन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि हमें कंपनी के फाइनेंस की, संस्था के फाइनेंस के अरेंजमेंट कहां से करनी है। हमें शेयर इश्यू करने हैं, डिवेंचर इश्यू करने हैं, बैंक से लोन लेना है, या कहां से फंड प्राप्त करने हैं। तो इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, और इसी में हम ये तय करते हैं कि हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारी कैपिटल में कितना शेयर का अमाउंट होगा, कितना डेट का अमाउंट होगा, कितना अदर लोन का अमाउंट होगा। नेक्स्ट, while calculating cost of equity in CAPM मॉडल। CAPM मॉडल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक महत्वपूर्ण मॉडल है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें पूछा गया है कि जब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है बीटा इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। बीटा हमेशा जीरो लिया जाता है। बीटा इज ऑलवेज टेकन एज वन। बीटा हमेशा एक लिया जाता है। बीटा इज एस्टिमेटेड, बीटा को एस्टिमेट किया जाता है। एंड देयर इज नो नीड फॉर बीटा, बीटा की कोई जरूरत नहीं होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटा इज एस्टिमेटेड। बीटा का एस्टिमेशन किया जाता है जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम मॉडल में निकालते हैं। बीटा एक गुणांक होता है। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो के बराबर होती है जब इनमें से एक स्थिति बनती है। ऑप्शन ए है जब आईआरआर ग्रेटर देन हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन बी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ऑप्शन सी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और चौथी सिचुएशन है जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जीरो के बराबर हो। सही जवाब है ऑप्शन बी, जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो कैपिटल हमने रेज की है उसकी क्या कॉस्ट है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस की जो आंतरिक दर है कमाई की वो। तो जब ये दोनों बराबर हो तो इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होगी जीरो के। नेक्स्ट, व्हेन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा बढ़ती है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें शेयर यानी कि इक्विटी का कंट्रीब्यूशन और डेट का कंट्रीब्यूशन, उनके प्रोपोर्शन को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जितना भी कैपिटल किसी संस्था में लगा है उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनके आपसी रेशियो को ही
कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब डेट इसमें इंक्रीज होता है, यानी कि अगर हम डेट की मात्रा ज्यादा यूज करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर हम लोन का अमाउंट ज्यादा यूज करें अपनी संस्था में, तो इनमें से क्या होगा, इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है WACC डिक्रीजेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट से होता है, कैपिटल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सबकी अलग अलग कॉस्ट होती है, उनका एवरेज निकालें तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी है WACC रिमेन्स अनचेंज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनचेंज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं होता है। ऑप्शन सी है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू, इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। और ऑप्शन डी है WACC इंक्रीजेज। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है। उसका कारण ये होता है कि डेट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी कॉस्ट कम होती है, तो कम कॉस्ट वाला अगर कोई एक साधन हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल होगा तो अल्टीमेटली वो एवरेज कॉस्ट को भी कम करेगा। नेक्स्ट, नेट इनकम इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय। कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अप्रोचेज हैं कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग की अप्रोचेज हैं नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसमें पूछा है कि ये किसने दी हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए हैरी मार्कोविट्स, ऑप्शन बी मोदी गिलियानी एंड मिलर, ऑप्शन सी विलियम एफ शार्प एंड ऑप्शन डी डेविड ड्यूरेंट। सही जवाब है ऑप्शन डी, डेविड ड्यूरेंट ने दोनों ही अप्रोच दी हैं। नेक्स्ट, इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मींस। फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल जो टर्म है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए नेट एसेट, ऑप्शन बी टोटल एसेट, ऑप्शन सी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड ऑप्शन डी डेप्रिसिएशन। सही जवाब है ऑप्शन सी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। दरअसल वर्किंग कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से होता है जो हमारे पास डे टू डे की वर्किंग के लिए मौजूद रहती है। तो जो करंट एसेट होते हैं ये भी हमारे पास डे टू डे के लिए वर्किंग के लिए मौजूद होती है, बट करंट एसेट हमारे पास अगर 5 लाख हैं और मान लीजिए हमारे पास हमारे ऊपर 1 लाख की करंट लायबिलिटी है जो कि हमें कभी भी देनी पड़ सकती है, तो जितनी हमारी करंट एसेट है उनमें से करंट लायबिलिटी जो कभी भी देनी पड़ती है उनको हमें एक तरह से रिजर्व मान के बचना चले, रिजर्व मान के रखना पड़ेगा। और बाकी जो हमारे पास नेट करंट एसेट बचेंगी, यानी कि 5 में से एक करंट लायबिलिटी घटा दें तो 4 लाख ये वास्तव में वो करंट एसेट होंगी जिनको हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं फ्रीली, क्योंकि करंट लायबिलिटी के बराबर अमाउंट हमें ये सोच के रखनी पड़ेगी कि इनकी पेमेंट अभी कभी भी करनी पड़ देती है, तो इसलिए इसी को वर्किंग कैपिटल माना जाता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को। नेक्स्ट, टोटल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बराबर होगा किसके। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ऑप्शन बी रिस्क द कंपनी इनकर्स व्हेन फाइनेंसिंग, ऑप्शन सी रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है किसी भी एलिमेंट की वो होती है जिसकी हम जो हमें पे करना पड़ेगा। तो एक कंपनी अगर डेट यूज करती है तो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट होती है। ठीक वैसे ही एक कंपनी अगर शेयर्स यूज करती है तो शेयर्स पे जो डिविडेंड देना पड़ेगा वही उसकी कॉस्ट है। शेयर पे जो डिविडेंड कंपनी देती है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिटर्न रहता है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी शेयर होल्डर जिसको रिक्वायर करेंगे, जिसको एक्सपेक्ट करेंगे, वही इक्विटी की कॉस्ट मानी जाती है, इसलिए सी सही जवाब है। नेक्स्ट, a ratio which reflect the price investors are willing to pay per rupee of earning per share is known as। एक ऐसा रेशियो जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो पे करने के लिए रेडी हैं वो प्राइस पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी कि जितना भी अब वो अर्निंग पर शेयर उनको मिल रहा है, यानी कि जो वो इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शेयर होल्डर किसी कंपनी में जब शेयर खरीदता है तो वो ये देखता है कि मुझे जो अर्निंग मिलेगी इस कंपनी से पर शेयर, उसमें मैं 1 रुपए के हिसाब से कितना पे करने के लिए रेडी हूँ। उसको क्या कहते हैं, जिस रुपए को वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहता है। किसी कंपनी से आमदनी चाहता है इसीलिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो आमदनी
जो पर रुपए चाहता है उसमें वो कितना इन्वेस्ट करने को रेडी है, उसको क्या कहते हैं, उस रेशियो के क्या कहते हैं जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है पीई रेशियो, ऑप्शन बी है सोल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन सी है बीई रेशियो, ऑप्शन डी है डीई रेशियो। सही जवाब है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस का मतलब यहाँ पे शेयर के मार्केट प्राइस से है और अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर से है। तो जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि मुझे अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे अगर 10 रुपए की अर्निंग होगी तो मैं कितना प्राइस पे करने को रेडी हूं। तो जितना शेयर होल्डर प्राइस पे करने को रेडी रहते हैं, मतलब किसी कंपनी के शेयर का जितना पैसा वो देने को रेडी रहते हैं, वो मार्केट प्राइस होता है। तो एक तरह से मार्केट प्राइस शेयर का और अर्निंग पर शेयर का एक रेशियो होता है और इसी को पीई रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन ए फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो किसी फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को टाइट नहीं करता है? किसी फर्म की क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है किसी फर्म की ऐसी पॉलिसी जो उसके उधार सेल करने से संबंधित होती है कि वो लोगों को, पार्टीज को उधार देगी, किन टर्म्स पे देगी, इस बात की जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं को क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है। तो क्रेडिट पॉलिसी टाइट होने का मतलब है कि वो आसानी से उधार नहीं देने वाली है। अब हमें उसकी पहचान करनी है जो टाइट नहीं करेगा पॉलिसी को, स्टेटमेंट उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए है लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड को ज्यादा लंबा करना, इम्प्लीमेंटिंग ए मोर स्ट्रिंजेंट क्रेडिट स्टैंडर्ड, एक ज्यादा कठिन क्रेडिट स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना, रिक्वायरिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज, हर परचेज पे एक कैश डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट तय करना, शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड, और जो नेट ड्यू पीरियड है उसको कम करना। सही जवाब है ऑप्शन ए लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। अगर हम डिस्काउंट पीरियड को लंबा करते हैं तो इससे इस पॉलिसी को टाइट नहीं किया जाता है। बाकी ये जो तीन तरीके हैं इनसे पॉलिसी टाइट होती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्स हैज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 5% and standard deviation of 4%. Security Y has an expected return of 8% and standard deviation of 10%. If there is 75% investment in X and 25% investment in Y, then the return on portfolio will be. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि किसी का इन्वेस्टमेंट है एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में। तो दो सिक्योरिटीज में उसका इन्वेस्टमेंट है यानी कि उसके पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी एक्स है और एक सिक्योरिटी वाई है। वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एक्स है उसमें वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% अमाउंट लगाता है और सिक्योरिटी वाई में वो अपने इन्वेस्टमेंट का 25% अमाउंट लगाता है। अगर 100 रुपए हैं तो 75 रुपए एक्स में लगा रहा है, 25 रुपए वाई में लगा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्स में पैसा लगा रहा है उससे रिटर्न मिल रहा है 5% का और वाई में जो पैसा लगा रहा है उससे उसको रिटर्न मिल रहा है 8% का। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। हमें ये बताना है कि जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न क्या होगा। तो एक तरह से जो दोनों का एवरेज निकल करके आएगा वही पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। तो चूंकि हम इसमें ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, इसमें कम पैसे लगा रहे हैं, इसलिए जो रिटर्न है उसको इसका वेट देना पड़ेगा। अगर हम एक्स सिक्योरिटी में 75% अमाउंट लगा रहे हैं टोटल का और वाई सिक्योरिटी में हम 25% लगा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो 75 है, 75% जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं उस 75 का 5% कितना होगा, एक तो वो निकालना है। तो 75 का हमें 5% निकालना है, 75 का 5% और 25 रुपीज हम जहां पे लगा रहे हैं तो उस पे जो रिटर्न है वो 8% है। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, हम 75 रुपए यहाँ लगा रहे हैं तो 75 का 5% कितना मिलेगा और 25 रुपए यहाँ लगा रहे हैं तो इसका 8% कितना बैठेगा। बस हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस पे जो वेट भी आ गया इसका और इन दोनों का रेट भी हो गया। तो इसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे 75 पे 5% तो ये निकल करके आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे हम 10% 7.5 हो जाएगा और इसका जो 5% है वो हो जाएगा इसका 7.5 का हाफ हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 3.75%। तो 3.75% ये हुआ और प्लस इसका जो परसेंटेज बैठेगा 25 का 8% वो बैठ जाएगा 2।
तो 2% यहाँ से आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 3.75% और 2% को, तो ये आ जाएगा 5.75%। ये वेटेड हो गया, वेट भी हमने दे दिया और रेट का एवरेज निकल गया। तो 5.75% यानी कि जो बी ऑप्शन है ये इसका सही है, ये पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल करके आएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय। एक फर्म के जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो गाइड होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, फाइनेंशियल लीवरेज, फर्म्स वेल्थ और रिटेंशन रेशियो। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सही जवाब है ऑप्शन ए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न by investing his money in financial assets of equivalent risk is called। इसमें पूछा है कि वो संभावित कमाई की दर जो एक इन्वेस्टर अर्न कर सकता है, कमा सकता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल एसेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड ये सब होते हैं। ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी एसेट्स जिनकी रिस्क जो है वो इक्विवेलेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिटेंशन रेशियो, ऑप्शन बी है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्शन डी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही जवाब है ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम एक्सपेक्टेड रेट जानना चाहता है कोई इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्ट करना चाहता है फाइनेंशियल एसेट्स में जो इक्विवेलेंट रिस्क वाली हैं, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है कि एक पे जो अर्न कर सकता है वो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू ए फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस। जिसके बारे में बात हो रही है, किसी मोटिव के बारे में, चूंकि मोटिव है सब में, किसी एक मोटिव के बारे में बात हो रही है और उसका मतलब ये होता है कि कोई फर्म कैश होल्ड करना चाह रही है, अपने पास कैश रखना चाह रही है फ्यूचर के रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जो इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के सामान्य खर्चे होते हैं, ऑर्डिनरी काम में बिजनेस के में हमें खर्च करने पड़ जाते हैं, ऐसे रूटीन एक्सपेंसेस के लिए कैश होल्ड करके रखना। ये कौन सा मोटिव कहलाता है कैश होल्ड करने का? ऑप्शन ए स्पेक्युलेटिव मोटिव, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन मोटिव, ऑप्शन सी प्रिकॉशनरी मोटिव, ऑप्शन डी कंपनसेटिंग मोटिव। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन मोटिव। दरअसल ये जो महत्वपूर्ण मोटिव है, तीन तरह के महत्वपूर्ण मोटिव हो सकते हैं कैश मेंटेन करने के। एक संस्था अपने पास कैश रखना चाह सकती है स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए। स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है कि फर्म इसलिए कैश रख रही है कि पता नहीं अचानक कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए तो वहां पे हम इस कैश का यूज कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कि डे टू डे की वर्किंग के लिए हमें पैसा चाहिएगा। प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन मतलब होता है कोई अनफॉर्सीन प्रॉब्लम आ जाए अचानक, तो उसके लिए कुछ कैश रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल्स इज रेफर्ड टू एज। इसमें पूछा गया है कि प्रॉफिट में चेंज सेल्स में चेंज की वजह से जब होता है तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑप्शन सी फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन डी प्रॉफिट प्लानिंग। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है जब किसी फर्म के पास इस बात की गुंजाइश होती है कि वो अपनी सेल में चेंज करके प्रॉफिट को चेंज कर दे रही है, यानी कि अगर वो सेल बढ़ाती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो ये तब संभव होगा जब फर्म की ऑपरेशंस अच्छी होंगी, और ये ऑपरेटिंग लीवरेज को बताता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है स्टॉक प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट 60। एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसका स्टॉक का प्राइस यानी कि शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 60 रुपए पे। फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि वो 6 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 12% पर ईयर। और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हर साल इस डिविडेंड में प्रॉफिट में जो ग्रोथ होगा वो 12% पर एनम का ग्रोथ भी होता रहेगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के तहत कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? तो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर, और कॉस्ट का मतलब होता है कि उस शेयर पे जो फर्म पे करेगी। तो फर्म पे करेगी 60 रुपए के शेयर पे 6 रुपए, और उसमें भी ग्रोथ होता रहेगा। तो अब हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इसकी कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं इक्विटी की।
तो कैसे निकालेंगे? तो इसका सीधा तरीका होता है कि डिविडेंड की वैल्यू, और जो डिविडेंड की वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पे 6 रुपी, 6 रुपी पर शेयर, और जो प्राइस है शेयर का वो 60 रुपीज है, तो 6/60 हो जाएगा। प्लस हम ग्रोथ को भी ध्यान में रखेंगे जो कि 12% है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 6/60, परसेंटेज निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इसको जब हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.10 आ जाएगा। 6 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.10 आ जाएगा, और प्लस 12%, 12% का मतलब 0.12 हो जाता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 0.22। इसको 0.22 भी कह सकते हैं और इसी को 22% भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 22%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फ्लेक्सिबल बजट? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फ्लेक्सिबल बजट को डिस्क्राइब करता है अच्छे तरीके से? तो जो ऑप्शन ए है वो कहता है बजट विच इज अपडेटेड विद कॉस्ट एंड रेवेन्यू एज दे अकर ड्यूरिंग द बजट पीरियड। ऐसा बजट जो कॉस्ट और रेवेन्यू को अपडेटेड रखता है। ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी है ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। ऐसा बजट जो कॉस्ट और रेवेन्यू को दिखाता है एक्टिविटी के अलग अलग लेवल्स पे। ऑप्शन सी है ऐसा बजट जो प्रिपेयर किया जाता है कंप्यूटर स्प्रेडशीट मॉडल के यूज करते हुए। ऑप्शन डी है ऐसा बजट जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को दिखाता है केवल। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ऐसा बजट जो शो करता है कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग एक्टिविटी के लेवल्स पे। यानी कि अगर हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो उस पे बजट बनाएं, 2000 पे बनाएं, 3000 यूनिट बनाएंगे तो उस पे बनाएं। जब इस तरह से बजट बनाते हैं तो उसको फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर प्राइमरीली टेकन फॉर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन प्राइमरीली यानी कि प्राथमिक तौर पे लिए जाते हैं किस लिए, किस पर्पज से लिए जाते हैं, यह पूछा है। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पज, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म पर्पज, ऑप्शन सी मीडियम टर्म पर्पज, एंड ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म पर्पज। कैपिटल वर्ड किसी के भी साथ लग जाए अगर तो आमतौर पर उसकी नेचर लॉन्ग टर्म हो जाती है, ये होता है। जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कह रहे हैं तो ऐसा बजटिंग डिसीजन मतलब हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं बजट के बारे में। बजट यानी कि फ्यूचर के लिए हम कोई आंकड़ा तय करना चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना खर्च करना पड़ सकता है। अब उसमें भी वो कह रहा है कैपिटल बजटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खर्च करने का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो इसका डी जो है ये सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है which among the following is not a factor that determines capital structure of a company? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता हो? तो ऑप्शन ए है डेटर टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन सी है लीगल फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी है कैश फ्लो एबिलिटीज। सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटर टर्नओवर रेशियो का कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बाकी तीनों इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन? इनमें से कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन का एक रीजन है? ऑप्शन ए है हाई एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है अनड्यूली हाई प्राइस पेड फॉर एसेट, ऑप्शन सी है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्शन डी है व्हेन फेयर रिटर्न इज नॉट रियलाइज्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो सही जवाब है, जो रीजन हो सकता है अंडर कैपिटलाइजेशन का, वो हो सकता है हाई एफिशिएंसी। जब कोई फर्म बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ काम करती है तो उसके रिटर्न ज्यादा रहते हैं, और जब रिटर्न बहुत ज्यादा रहते हैं उसके, तो उसकी जो कैपिटलाइजेशन है यानी कि जो उसकी प्रेजेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाइड नहीं होता उसकी अर्निंग के हिसाब से। अर्निंग बहुत तेजी से होती रही है और उतना कैपिटल उसके पास होता नहीं है, तो इस सिचुएशन को अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन? अब जो अंडर कैपिटलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कैपिटल कम है, अर्निंग हाई है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? ऑप्शन ए है डिविडेंड मे बी पेड इवन इफ नो प्रॉफिट्स आर मेड, ऑप्शन बी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मे गो अप, ऑप्शन सी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में ड्रेस्टिकली फॉल, ऑप्शन डी है कंपनी में मैनिपुलेट अकाउंट टू शो प्रॉफिट इन इवेंट ऑफ लॉस।
तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर्स की ऊपर जा सकती है। अगर कोई कंपनी हाई रेट से अर्निंग कर रही होती है तो उसकी गुडविल बढ़ती है, इमेज बढ़ती है, उसके शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है तेजी से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट ए फाइनेंस फंक्शन? इनमें से प्राइमरीली कौन सा फाइनेंस फंक्शन नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, ऑप्शन बी फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन सी डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्शन ए सही जवाब है। डाइवर्सिफिकेशन का जो डिसीजन है वो प्राइमरीली फाइनेंस फंक्शन नहीं है, बाकी ये तीनों प्राइमरीली फाइनेंस फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, the excess of current asset over current liability in typical financial term is called as। current liability से current asset जितनी ज्यादा हैं उनको typically financial terms में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कैश फ्लो एनालिसिस, ऑप्शन बी नेट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी करंट रेशियो। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नेट वर्किंग कैपिटल। जो करंट एसेट होती हैं, करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल दिया जाता है, और उनमें से अगर करंट लायबिलिटी की मात्रा घटा दे तो नेट वर्किंग कैपिटल बच जाती है। नेक्स्ट, व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज। जब रियल वैल्यूएशन एसेट्स का कम होता है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैपिटल राशनिंग, ऑप्शन बी कैपिटल गियरिंग, ऑप्शन सी अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ऑप्शन डी ओवर कैपिटलाइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन डी ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब जो रियल वैल्यूएशन है एसेट्स का वो कम है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन जब एसेट्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो कम दिख रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है और उसको कहा जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है, सपोज दैट ए कंपनी ओनली पेज डिविडेंड। सपोज करिए एक कंपनी केवल उस अवस्था में डिविडेंड पे करती है व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबली रीइन्वेस्ट इट्स अर्निंग। जो जब वो अपनी अर्निंग को प्रॉफिटेबली रीइन्वेस्ट नहीं कर सकती है, मतलब एक कंपनी के पास जो अर्निंग होती है अगर उसको ऐसा लगता है कि वो ठीक तरीके से यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे समय वो डिविडेंड बांट देते हैं। व्हाट कैन सच ए डिविडेंड डिसीजन बी कैटेगराइज्ड एज? ऐसे डिविडेंड डिसीजन को इनमें से किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन बी लिबरल डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन सी एक्टिव डिविडेंड डिसीजन एंड ऑप्शन डी रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन इसको कहा जाएगा। रेजिडुअल यानी कि जो रेजिडुअल हमारे पास बच रहा है, अवशेष बच गया है, हम उसको इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं प्रॉफिटेबली तरीके से, तो ऐसे केस में उसको रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन कहा जाता है। डैश इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए गिवन डिपॉजिट और प्रिंसिपल दैट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। बात हो रही है उस अमाउंट की जो इंटरेस्ट के तौर पे अर्न किया किसी डिपॉजिट पे या प्रिंसिपल अमाउंट पे, मूलधन पे, और बाद में अवधि के लास्ट में, पीरियड के एंड में वो स्वयं भी उस प्रिंसिपल का पार्ट बन गया, तो उसको कहा क्या जाता है? ऑप्शन ए सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी कंपाउंड इंटरेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट साल के लास्ट में मूलधन में शामिल हो जाए अगले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। The annuity with an indefinite life which makes continuous annual payment is termed as। जब कोई एन्युटी indefinite लाइफ के लिए बनाई जाए जो कंटिन्यूअस एनुअल पेमेंट प्रोवाइड कराती हो उसको क्या कहा जाएगा? आमतौर पे एन्युटी का मतलब ये होता है कि रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट किसी को मिलती रहे या कोई पे करता रहे, तो उसको एन्युटी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो उसको इस तरीके से सेट कर दिया जाए कि इनडेफिनिट लाइफ के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, वो लंबे समय के लिए चलता रहे कंटिन्यूअस तौर पे, तो उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ये ऑप्शन ए है रेगुलर एन्युटी,
ऑप्शन बी है परपेचुटी, ऑप्शन सी है डेप्रिसिएटिंग एन्युटी, ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस एन्युटी। सही जवाब है परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि अनंत काल तक, इंडेफिनिट समय तक, लंबे समय तक। नेक्स्ट, डैश इज कंसर्न्ड with the design and delivery of financial products and advice to individuals, business and government। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसा एक है जो कंसर्न्ड है, संबंधित है डिजाइन करने से और डिलीवरी करने से फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बनाना और उनकी डिलीवरी करना, और एडवाइस करना इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को और सरकार को। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है फाइनेंशियल सर्विस। सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का काम होता है वित्तीय सेवाओं का, किसमें फाइनेंशियल एसेट डिजाइन करी जाती है, उनकी डिलीवरी की जाती है और एडवाइस देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट। भविष्य की किसी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करने की प्रोसेस टिपिकली कही जाती है फाइनेंशियल लैंग्वेज में क्या? ऑप्शन ए कैनिबलाइजिंग, ऑप्शन बी वैल्यूएशन, ऑप्शन सी डिस्काउंटिंग, ऑप्शन डी कंपाउंडिंग। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है डिस्काउंटिंग। जब फ्यूचर की किसी वैल्यू का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, और जब हम प्रेजेंट की किसी वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू जानना चाहें तो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। कैनिबलाइजिंग जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है जब कोई फर्म एक नया प्रोडक्ट लाती है तो पुराने प्रोडक्ट की सेल को जानबूझ करके कम करना, इसको कैनिबलाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अ रुपी अर्न्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अर्निंग द सेम रुपी टुमारो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस थ्योरी। एक थ्योरी की बात कही जा रही है कि 1 रुपया जो आज कमाया जा रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है 1 रुपये जो कल कमाया जाएगा उससे। इनमें से कौन सी थ्योरी उससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन बी वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी कंपाउंडिंग ऑफ मनी। सही जवाब है ऑप्शन ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी की टाइम के अनुसार वैल्यू होना। आज का 1 रुपया ज्यादा महत्वपूर्ण है 2 साल बाद के 1 रुपये से। नेक्स्ट, डैश describes the relationship between the required return or cost of equity capital and the non-diversifiable risk of a firm measured by beta coefficient। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एनालिसिस या मॉडल ऐसा है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशन को एक फर्म के रिक्वायर्ड रिटर्न और नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क के बीच में, जो कि बीटा कोएफिशिएंट से ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस, ऑप्शन सी है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन डी है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सही जवाब है ऑप्शन सी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM मॉडल में इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है बीटा कोएफिशिएंट की मदद से। नेक्स्ट, एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अ प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस इफ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक एक प्रोजेक्ट क्वालिफाई करेगा एक्सेप्टेंस के लिए यदि ऑप्शन ए है अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम है 1 से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम या बराबर है 0 के, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लार्जर है 0 से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लार्जर है 1 से। सही जवाब है ऑप्शन डी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से बड़ा है तो उस प्रोजेक्ट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, द यूज ऑफ बोरोड फंड
in anticipation of higher return to the shareholders. This is a concept called as, इसमें कहा गया है कि बोरोड फंड, जो उधार के फंड है, उनका यूज करना इस उम्मीद में कि शेयर होल्डर्स के हायर रिटर्न दिए जा सकें। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेक होल्डर ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन सी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ऑप्शन डी डिवेंचर ट्रेडिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंस में कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पर्पज फॉर होल्डिंग कैश? इनमें से कौन सा कैश होल्ड करने का प्राइमरी पर्पज नहीं है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन मोटिव, ऑप्शन बी प्रिकॉशनरी मोटिव, ऑप्शन सी स्टोरेज मोटिव, ऑप्शन डी स्पेकुलेटिव मोटिव। सही जवाब है ऑप्शन सी स्टोरेज मोटिव। बाकी जो तीनों हैं वो किसी फर्म के कैश होल्ड करने के कोई ना कोई मोटिव होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल? इनमें से कौन सा प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल नहीं है वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए? ऑप्शन ए चेंज इन लेवल ऑफ सेल, ऑप्शन बी चेंज इन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी चेंज इन द टेक्नोलॉजी। सही जवाब है ऑप्शन बी चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इससे वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन वर्किंग कैपिटल में चेंज लाने के जिम्मेदार हो सकते हैं। सेल का लेवल बढ़ने से घटने से हमें स्टॉक का लेवल बढ़ाना घटाना पड़ेगा, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ाया घटाएगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के घटने बढ़ने का भी असर पड़ेगा हमारे करंट एसेट के लेवल पे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी हमारी जो करंट एसेट की होल्डिंग है वो कम ज्यादा होगी, जिससे वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मेथड मनी के टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है? ऑप्शन ए है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ऑप्शन बी पे बैक मेथड, ऑप्शन सी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन डी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। सही जवाब है ऑप्शन डी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में जो फ्यूचर वैल्यू है उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानी जाती है, और इसका मतलब है टाइम मनी, जो टाइम वैल्यू जो है मनी का, उसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए फर्म to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on the earning per share is otherwise termed as option A combined leverage, option B operating leverage, option C long term leverage, option D financial leverage। लीवरेज जो होता है, लीवरेज एक ऐसा लीवरेज का जो मतलब है वो होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी चीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कोशिश करें, तरीका अपनाएं, तो उसको लीवरेज कहा जाता है। फाइनेंस के मामले में इसमें जो यहाँ पे यूज किया गया है, इसमें कहा गया है कि वो एबिलिटी किसी फर्म की कि वो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज उनको यूज करता है, मतलब ऐसे फंड ऐसे कैपिटल यूज करता है जिसके फाइनेंशियल चार्ज फिक्स रहते हैं, जैसे डेट को यूज करना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट फिक्स रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। और करते हैं किस लिए कि मैग्नीफाई करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को पे इफेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं। अर्निंग पर शेयर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको टर्म किया जाता है क्या? सही जवाब है ऑप्शन डी फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब कि हम ज्यादा फाइनेंस यूज करके, डेट यूज करके ईबीआईटी पे ऐसा प्रभाव डालते हैं ताकि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा हो जाए शेयर होल्डर के हाथ में। इसी को फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है, क्योंकि जब डेट ज्यादा यूज करते हैं तो डेट सस्ता कैपिटल होता है। अर्निंग अगर हमारी फर्म की ज्यादा है तो डेट को इंटरेस्ट पे कर देंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा इनकम बचेगी वो शेयर होल्डर्स के काम आएगी, जो ईपीएस बढ़ाएगी। नेक्स्ट, the argument that current dividends are less risky as compared to future या distant dividend, यह तर्क कि जो करंट के डिविडेंड है वो कम रिस्की है, उनमें कम रिस्क है फ्यूचर के रिस्क डिविडेंड के बजाय। यानी कि हमें 10 साल बाद डिविडेंड मिले, 1 साल बाद डिविडेंड मिले,
उससे बेहतर है कि करंट का डिविडेंड मिले, क्योंकि उसमें कम रिस्क है। एंड दैट द शेयर होल्डर्स प्रेफर डिविडेंड्स ओवर रिटेन्ड अर्निंग, और इसलिए जो शेयर होल्डर हैं वो रिटेन्ड अर्निंग के बजाय कि जो बाद में हमें पैसा मिलेगा, आज कंपनी रोक के रख ले, उसके बजाय डिविडेंड जो अब आज हमको मिलेंगे उनको प्रेफर करते हैं शेयर होल्डर। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरिम डिविडेंड आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन बी बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, एप्पल इन द बास्केट आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी फिश इन द नेट आर्ग्यूमेंट। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट एक सेइंग है जो ये कहती है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुश, कि झाड़ियों में दो बर्ड बैठे हैं उससे बेटर है कि हाथ में जो हमारे बर्ड है वो हमारे काबू में है। ठीक वैसे ही जो शेयर होल्डर है वो प्रेफर करते हैं करंट के डिविडेंड, क्योंकि आज जो पैसा मिल जाएगा वो बेहतर है। Next, the different rankings of the same projects as given by the NPV in IRR methods. ये दो मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट रैंकिंग ऑफ द सेम प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी डिफरेंट रैंकिंग आ रही है एनपीवी और आईआरआर मेथड से, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इट। तो ऐसा क्यों होता है? बाकी तो तीन ऐसा रीजन है, एक ऐसा है कि जो उससे रिलेट नहीं करता है, यानी कि इनमें से तीन कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इन दोनों मेथड्स में रैंकिंग है वो अलग अलग आ जाएगी प्रोजेक्ट की, लेकिन एक ऐसा है जो ऐसा इस चीज का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन ए है अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट डिस्पैरिटी, ऑप्शन सी है साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, ऑप्शन डी है टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम। तो जो मैनेजमेंट डिस्पैरिटी है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ, अगर लाइफ एक्सपेक्टेड जो है वो अनइक्वल होंगे, साइज डिस्पैरिटी होगी या कम ज्यादा होंगे, टाइम डिस्पैरिटी होगी, टाइम अलग अलग होगा, तो नेचुरली जो डिफर रैंकिंग है उनकी आएगी। नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ ए गिवन साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बजट इज। इसमें कहा गया है कि चॉइस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ, यानी कि कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशंस तय कर दी हैं और उसके साथ हमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज करना है। गिवन साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है उसका एक साइज दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को चूज करना है। साथ ही साथ हमारे सामने कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हैं, बाधाएं हैं, उसको देखते हुए हमें अपने ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कैपिटल स्पॉन्सरिंग, ऑप्शन बी कैपिटल गियरिंग, ऑप्शन सी कैपिटल राशनिंग, ऑप्शन डी कैपिटल डाइल्यूटिंग। सही जवाब होगा इसका कैपिटल राशनिंग, कैपिटल राशनिंग करना। ये तब होता है कि जब हमारे पास फाइनेंस की कमी है, अब हमें ये देखना होगा कि कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएं, कौन से पे ना लगाएं। नेक्स्ट, which of the following is primarily not a key activity performed by a finance manager? इनमें से कौन सी फाइनेंस मैनेजर के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन डी डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस। ये जो तीनों हैं ये तो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लेकिन ए ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। इनमें से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम है ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी क्राई, ऑप्शन सी इकरा, ऑप्शन डी फिच। तो तीन नाम तो सही हैं लेकिन ये नाम सही नहीं है, बाकी तीनों सही नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। तो इसका जो बी है ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सही नाम नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक डिविडेंड डैश द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही फिट बैठेगा इस लाइन में। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी इवन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज करता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है उस समय जब कोई कंपनी अपना डिविडेंड बांटना चाहती है, लेकिन डिविडेंड के तौर पे
वो शेयर इश्यू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह से जो शेयर्स हैं यानी कि स्टॉक हैं वो डिविडेंड के तौर पे दे दिए हैं, इससे इक्विटी शेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, if initial investment is rupees 2 lakh and the annual cash flow is rupees 50,000, then the payback reciprocal will be। तो payback reciprocal क्या होगा? ये तीन ऑप्शंस दिए हैं और इसको कैलकुलेट करना है। दरअसल जो payback reciprocal होता है वो payback पीरियड का रिवर्स होता है, उसका उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो पेबैक पीरियड इसमें पहले निकाला जाएगा। पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं? जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि जो आउटफ्लो हो रहा है पैसे का वो 2 लाख है और जो एनुअल कैश फ्लो होने की उम्मीद है वो 50,000 सालाना कैश फ्लो आएगा। तो इसका मतलब जो पेबैक पीरियड है वो कितना होगा? मतलब सालाना अगर इतना आएगा तो कितने साल में ये पैसा हमें वापस हो जाएगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 आ जाएगा इसका पेबैक पीरियड। अब पेबैक रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? तो पेबैक रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल इसका 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे तो इसका ये उलट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? इसको 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे 1 को तो ये 0.25 आ जाएगा। 0.25 को आप 25% भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन ए 0.25। हालांकि होना इस तरीके से चाहिए था, या तो केवल 0.25 या 25%, लेकिन गिवन ऑप्शन में यही एक सटीक अमाउंट बैठ रही है इस हिसाब से, इनसे जो रिलेटेड है, मिलती जुलती है। नेक्स्ट, डैश मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। इनमें से कौन सा किसी बिजनेस एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? ऑप्शन ए शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी एसेट। सही जवाब है ऑप्शन सी वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, बाकी ये तीनों लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रोवाइड ए बेसिस फॉर यूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बीइंग कैपिटल एज ए सोर्स ऑफ डैश फाइनेंस। इनमें से कहा गया है कि जो प्रिंसिपल है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, वो प्रोवाइड करता है एक बेसिस, यानी कि एक बेस प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रोवाइड करता है जिससे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल को यूज करते हैं, जैसे डेट को यूज करते हैं या प्रेफरेंस शेयर को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब किस टाइप का फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन है परमानेंट, एडहॉक, टेम्परेरी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन ए परमानेंट। परमानेंट फाइनेंस का सोर्स ये रहता है, डेट हो या प्रेफरेंस शेयर हो। नेक्स्ट, स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज। स्टॉक डिविडेंड को जाना जाता है इनमें से क्या? ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए फंड, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी इन्वेंट्री, ऑप्शन डी बोनस शेयर। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी अपने अवेलेबल प्रॉफिट में से शेयर बांट रही है, यानी कि शेयर इश्यू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको बोनस शेयर कहा जाता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से, प्रीवियस बचे हुए प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को नए शेयर दे देती है बिना उनसे पैसा लिए, तो ऐसे शेयर्स को बोनस शेयर कहा जाता है और इसी को स्टॉक डिविडेंड बोला जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोथ डैश एंड डैश। इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वित्तीय स्थिरता, उसका मतलब होता है कि एक संस्था की कैपेसिटी कि वो अपने मीट कर सकती है, बियर कर सकती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, इस टाइप के को भी और इस टाइप के को भी। ऑप्शन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑप्शन बी है करंट एंड फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी है बीआर एंड बीपी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल पोजीशन एंड सोल्वेंसी पोजीशन। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है फर्म। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द। कैपिटल बजटिंग में शामिल है ये, ऑप्शन ए है प्लानिंग ऑफ परचेज, ऑप्शन बी प्लानिंग ऑफ सेल, ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट, यानी कि एसेट खरीदने के लिए प्लान करना, इसी को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इनमें से कौन सा डिविडेंड का एक फॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए
ऑप्शनल डिविडेंड, ऑप्शन बी इंटरम डिविडेंड, ऑप्शन सी कंपोजिट डिविडेंड, ऑप्शन डी जीरो डिविडेंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी जीरो डिविडेंड करके कोई डिविडेंड का ये फॉर्म नहीं है, बाकी ये तीनों डिविडेंड के फॉर्म है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस रेशियो मेथड इज, प्राइस रेशियो मेथड को इनमें से क्या कहा जा सकता है ये पूछा है। ऑप्शन ए अर्निंग यील्ड मेथड, ऑप्शन बी ग्रोथ मेथड, ऑप्शन सी एसेट मेथड, ऑप्शन डी डिविडेंड यील्ड मेथड। सही जवाब है ऑप्शन ए अर्निंग यील्ड मेथड भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन सी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन डी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। सही जवाब है डी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉफिट्स। यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी तीनों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन ए हाउस प्रॉपर्टी इज, घर या मकान खरीदने का जो डिसीजन है वो इनमें से क्या कौन सा है ये पूछा गया है, किस टाइप का डिसीजन कहा जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सही जवाब है ऑप्शन डी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दरअसल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं अर्निंग के मकसद से, जैसे शेयर खरीदना, डिवेंचर खरीदना कि अर्निंग होगी, रेट बढ़ेगा, बेच लेंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी खरीदना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी ट्रेड क्रेडिट, ऑप्शन डी डिबेंचर। सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म नीड के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म नीड के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद इक्विटी शेयर्स, इनमें से कौन सा इक्विटी शेयर से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए ओनरशिप, ऑप्शन बी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन सी वोटिंग पावर, ऑप्शन डी राइट इशू। सही जवाब है इनमें से ऑप्शन बी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर के केस में नहीं रहता है। डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है इक्विटी शेयर के केस में, बाकी सब इक्विटी शेयर से रिलेटेड हैं तीनों। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नोन एज, सेल्स में परसेंटेज चेंज की वजह से अर्निंग पर शेयर में परसेंटेज चेंज आना, इनमें से वो किससे रिलेटेड है यह बताना है। ऑप्शन ए है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन बी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लीवरेज, ऑप्शन डी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। सही जवाब है ऑप्शन डी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। दरअसल एक फर्म अपनी सेल का या अपने प्रोडक्शन का साइज बढ़ा करके अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में वृद्धि कर सकती है। इसका जो रिलेशन रहता है उसको तो कहा जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और जब कोई फर्म अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जितने भी अवेलेबल हैं उन पे इस तरीके से फाइनेंस का यूज करे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के बराबर है और कंपनी डेट कैपिटल को यूज करके इस तरीके से डेट कैपिटल का यूटिलाइजेशन करे कि अर्निंग पर शेयर बढ़ा दे, तो ये जो रिलेशन होता है ये फाइनेंशियल लीवरेज होता है। यानी कि फाइनेंस का यूज करके फाइनेंशियल लीवरेज और सेल्स या प्रोडक्शन का यूज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना ऑपरेटिंग लीवरेज। और जब हम सेल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट देखेंगे अर्निंग पर शेयर पे क्या पड़ेगा, यानी कि तो हमने दोनों चीजों को शामिल कर लिया, ऑपरेटिंग लीवरेज को भी और फाइनेंशियल लीवरेज को भी, तो इसको कहा जाता है कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। आप ये बुक ले सकते हैं, पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड। इसमें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बहुत अच्छी कवरेज है बिजनेस की, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की और अकाउंट्स के पोर्शन की, जो पीजीटी एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि बाकी कॉमर्स के एग्जाम चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो मोर देन 2000 हैं
और उनकी हम ये पूरी सीरीज चला रहे हैं। पूरे इसको सीरीज में हम सारे एमसीक्यूज को जो एक्सरसाइज के हैं उनको वन बाय वन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।